हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंडक्टर्स से। ठीक है, अब देखो भाई, कंडक्टर्स दो तरह के हैं। ठीक है, सोचो ज़रा कौन कौन से दो तरह के कंडक्टर्स हैं। एक है मेटेलिक कंडक्टर, जिसमें सारे मेटल्स आ जाएंगे, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर सारे मेटल्स आ जाएंगे। देखो भाई, अब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से ये जो है कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, इनमें अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म पर कंडक्टर नहीं होते हैं। जब ये सॉलिड कंडीशन में होते हैं तब कंडक्टर नहीं होते, लेकिन जब ये मोल्डर कंडीशन में होते हैं या सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं तब ये जो है कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ना NaCl का, सोडियम क्लोराइड। तो जब NaCl सॉलिड फॉर्म पर होता है तब तो इंसुलेटर होता है, लेकिन जब NaCl मेल्ट हो जाता है या इसका सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है तब ये कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, इन सॉलिड कंडीशन में, ठीक है, अगर हम इसके NaCl के अगर क्रिस्टल लैटिस को देखें, एक ज़रा सा छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, पूरा नहीं, ये सपोज करो NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये Na आयंस हैं और ये Cl आयंस हैं, ये Cl आयंस हैं और ये Na आयंस हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये आयंस आपस में स्ट्रांगली कनेक्ट रहते हैं, फ्री नहीं होते हैं, मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से सॉलिड कंडीशन में NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जब हम इसी NaCl को मेल्ट कर देते हैं जब, या वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, आयंस फ्री हो जाते हैं, और आयंस के फ्री हो जाने से आयन मूव करने लग जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सॉलिड फॉर्म पे ये कंडक्टर नहीं होते हैं। जनरली इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनका सॉल्यूशन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है ना? चल, जबकि जो मेटालिक वायर हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो किसी भी स्टेट में, चाहे वो सॉलिड में हो चाहे वो लिक्विड कंडीशन में हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही हैं। ठीक है, अब जैसे कोई मेटालिक वायर हम ले लें, सपोज कोई मेटालिक वायर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से ये कंडक्टर्स होता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इट मीन से करंट कैरी कर रहे हैं, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये सपोज करिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, और इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया कंटेनर में, और ये हम इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे डिप करके जो है रख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप करके रख दिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, चलो मान लेते हैं कि भाई ये जो सॉल्यूशन है हमने लिया, NaCl का सॉल्यूशन लिया, तो यहाँ पे Na और Cl के आयंस होंगे। अब जैसे हमने मेटल्स, ये इलेक्ट्रोड बैटरी से कनेक्ट किए, ठीक है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो आयन अपोजिट चार्ज की ओर मूव करने लग जाएंगे। जैसे कि नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लग जाएगा, और जो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर को मूव करने लग जाएगा। तो यहाँ से जो है करंट का फ्लो होना पूरा सॉल्यूशन के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया फिर? तो जिस तरह से मेटालिक वायर्स के पास रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल उसी तरह से इनके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर वायर का लेंथ ज़्यादा है, वायर लंबा होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को आगे तक जाने में, ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, इनकी जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, एरिया मतलब अगर वायर मोटा होता है, अगर वायर मोटा होता है, बड़ा वायर होता है, ठीक है, मोटा वायर होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रैवल कर सकता है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी ज़्यादा है, डिस्टेंस, ठीक है ना, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, मैं इस डिस्टेंस को L बोल देता हूँ। अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो आयन को अपने इलेक्ट्रोड तक जाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ये आयन जब यहाँ को मूव करेगा, अपने इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, तो रास्ते में अदर अदर आयन से भी कोलिजन होगा उसका, है ना,
तो उसको और आयन रोकेंगे वहाँ तक जाने से। इट मीन्स कि अगर वायर के बीच का इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एल। एल मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और अगर हम इलेक्ट्रोड को बढ़ा लेते हैं, इलेक्ट्रोड का एरिया ज़्यादा ले लेते हैं, अगर हम चौड़ा इलेक्ट्रोड लेते हैं बड़ा इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो इलेक्ट्रोड का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोड का एरिया ज़्यादा है तो आयन को थोड़ा आसानी होगी जल्दी कैच करने में, इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में, यानी कि एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन से आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। After combining both of these two factors, we have R proportional to L over A, and removing this proportionality, we have R equal to rho into L upon A. We can say here rho is resistivity or specific resistance. Rho is resistivity, resistivity or specific resistance. हो गया, specific resistance. By this formula, we have rho equal to RA over L. After substituting the values of each term, unit of R, that is ohm, area in centimeter square, length in centimeter. We have the unit of rho, and that is ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो रो का यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक हो गया है। ठीक है, व्हाट द नेक्स्ट, आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है। ठीक है, और कंडक्टेंस को हम यहाँ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बुक में सी से भी रिप्रेजेंट किया होगा। सो वी कैन से कंडक्टेंस दैट इज जी इक्वल टू 1/r, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज ओम इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है ना। तो रो को हमने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी बोला था। अगर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो देखिए रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1/, कंडक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/, रेजिस्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी ये थोड़ा अलग टर्म है। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, ये ग्रीक लेटर है के की तरह। कंडक्टिविटी यानी दैट इज कापा इक्वल टू 1/रो। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाता है। ठीक है, एक न्यू टर्म है कापा, ये रिप्रेजेंट करता है कंडक्टिविटी को, यानी कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कापा होगा कंडक्टिविटी। तो चलिए अब ज़रा कापा को डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि कापा क्या है। चलिए सपोज करिए दो इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड हम लेते हैं ये है भाई, जो है दो इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर डिप हैं। अभी आप केवल इलेक्ट्रोड को देखिए, सॉल्यूशन सपोज करिए अभी हमको नहीं दिख रहा। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, इनको हमने बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। ये कोई मेटल के इलेक्ट्रोड हैं। क्लियर है ना। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड कहाँ डिप किए हैं हमने, सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हमने इनको डिप किया है। अब ज़रा ध्यान देना, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि भाई दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और या सपोज करिए कि ये सारी लेंथ कितनी हो जाती है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल लेंथ का है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और इलेक्ट्रोड का एरिया जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, क्योंकि भैया सारी लेंथ इक्वल हैं, सारी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड्स कितना हो जाएगा, ऊपर जितना वॉल्यूम कवर करते हैं वो हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करिए ये दो जो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, इनका जो एरिया है वो कितना हो जाता है, एरिया इनका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना कवर करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यों, अभी देखिए समझिए इसको। देखो भाई,
दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड ये था और एक इलेक्ट्रोड ये था, इन दोनों के बीच में जितना भी लिक्विड आएगा ना, जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आएगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी कि 1 ml, सेंटीमीटर क्यूब को ml भी बोलते हैं। इट मीन्स कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आने वाला सॉल्यूशन 1 ml का होगा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आने वाला लिक्विड जो है वो 1 ml है। तो हम कह सकते हैं द कंडक्टेंस, ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, the conductance of 1 ml electrolytic solution is called conductivity, ठीक है, कंडक्टिविटी। आ रही बात समझ में? देखो भाई, ये दो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में जितना भी लिक्विड आएगा वो 1 ml होने वाला है, क्योंकि अगर हम लेंथ को और ये 1 सेंटीमीटर लेते हैं सब, ठीक है, तो 1 ml हो जाए। तो इसी लिक्विड का देखो, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो लिक्विड आ रहा है उसी का कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो फाइनली क्लियर है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस होता है वही कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो भाई कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी होता है। चलिए यूनिट की ओर बढ़ते हैं। तो काप्पा इक्वल टू क्या हुआ करता था, 1/रो। और अगर यूनिट की बात करते हैं तो रो का यूनिट क्या होता था, ओम सेंटीमीटर। तो कापा का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आ गया था वो आ गया था कापा इक्वल टू, हमने लिखा था 1/रो। और तो कापा इक्वल टू 1/रो, और ये इक्वल होगा 1/r इंटू L/A, ठीक है, ध्यान देना। L/A को यहाँ बोलते हैं सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेल कांस्टेंट, एल होती है भाई सेल की लेंथ और ए होता है सेल का एरिया, ठीक है। देखो, जब भी सेल बनाए जाते हैं उनका लेंथ और एरिया फिक्स होता है, हम उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल जैसे मार्केट में जो सेल आता है, जो आप जनरली यूज करते हैं निप्पो एवरीडे वगैरह के, तो उनका भी जो लेंथ होता है ना वो फिक्स होता है इलेक्ट्रोड का, ठीक है। उसे आप छोटा बड़ा घटा बढ़ा नहीं सकते, जैसे भी आते हैं वैसे यूज होते हैं। तो उनका एरिया और लेंथ जो फिक्स होता है, इसलिए कांस्टेंट हो गया। तो L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। जनरली सेल कांस्टेंट को G* से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला कहाँ पहुँचता है, कापा इक्वल टू 1/रो इक्वल टू 1/r। देखो 1/r को हमने क्या बोला था, 1/r को बोला था हमने कंडक्टेंस बोला था, और कंडक्टेंस को हमने जी से रिप्रेजेंट किया था, और L/A सेल कांस्टेंट इसको हमने G* से रिप्रेजेंट किया। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, कापा इक्वल टू G इंटू G स्टार। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, कापा इक्वल टू G इंटू G स्टार, यानी कि जो कंडक्टिविटी है दैट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट,